हेलो प्यारे स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल रोहित स्टडी। मैं रोहित कुमार आज आपको बताने वाला हूँ यूपी बोर्ड के 2024 के जो बोर्ड एग्जाम में जो मॉडल पेपर है उसको मैं पूरा का पूरा सॉल्यूशन करवाने वाला हूँ, जो कि आपके 70 में 70 अंक का लाने का बिल्कुल आसान तरीका बताएगा। देखिए, आपको क्या होता है कि आप पता नहीं होता कि सिलेबस में कहाँ कहाँ से कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इस वीडियो को देखने के बाद आपको ये जानकारी अवश्य हो जाएगी कि आपको क्वेश्चन पूछेगा कहाँ कहाँ से और कितने क्वेश्चन बहुविकल्पी बनते हैं। ये तो आपको मालूम ही होगा कि 20 क्वेश्चन आपके बहुविकल्पी बनते हैं, ये आपको जानकारी होगी। इसके बाद जो आपका बचे 50 अंक जो होते हैं आपके लिखित परीक्षा के होते हैं, इसको तो ओएमआर में भरना होता है। किसमें भरना होता है? ओएमआर सीट। इसके बारे में आप ऑलरेडी जानते होंगे, नहीं जानना है तो ओएमआर सीट का मैं वीडियो बना चुका हूं, उस ओएमआर सीट को आप देख सकते हैं कैसे उसमें फिल करेंगे। ठीक, तो यहाँ पर जो 50 मार्क्स आएंगे वो कहाँ से आएंगे? 50 अंक आपके लिखित परीक्षा से। उसके बारे में भी पूरा डिटेल से बताने वाला हूँ आपको। इसके बाद वीडियो के बाद कोई भी चीज़ अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम खंड आ को देखेंगे जिसमें 20 बहुविकल्पी प्रश्न आते हैं। देखिए, यहाँ पे जो बहुविकल्पी प्रश्न पहला पूछा गया था, ये हंस पत्रिका के प्रथम संपादक थे। देखिए, ये सारे के सारे प्रीवियस ईयर एग्जाम के क्वेश्चन है, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में आने की संभावना है 100% है। ठीक, तो यहाँ पे हंस पत्रिका के क्या पूछ रहा है? संपादक कौन है, ये जानकारी आपको बतानी है। तो आपको इसके बारे में ऑप्शन दिए जाएंगे, 4 ऑप्शन, उनमें से आपको एक को मार्क करके ओएमआर सीट में फिल करना होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या है? ABCD आपको दिए जाएंगे। तो आपका जो सही जवाब यहाँ पर होगा ना, इसका जो सही जवाब आपको रहेगा वो मुंशी प्रेमचंद जी होंगे। कौन होंगे? मुंशी प्रेमचंद। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? मुंशी प्रेमचंद प्रथम संपादक थे किसके? हंस पत्रिका के। ये कहाँ से संपादित की गई है ये आपको भी जानकारी होनी चाहिए कि ये बनारस से संपादित की गई। ठीक, और इसको 1930 में भी संपादित किया गया है। आपको ये भी जानकारी रखना कि ये भी पूछा जा सकता है। ठीक, तो आपको स्थान भी मैंने बता दिया और 1930 में संपादित की गई ये भी बता दिया गया। तो ये किसके द्वारा संपादित की गई? मुंशी प्रेमचंद द्वारा की गई। तो यहाँ पर आप दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। शुक्ल युग के प्रसिद्ध उपन्यास क्या? शुक्ल युग आप जानते होंगे, शुक्ल युग, शुक्लोत्तर युग, उसके उपन्यासकारों के बारे में बताना है। देखिए, एक तो सबसे अच्छे उपन्यासकार आपके उसी में है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आपके पाठ का पहला पाठ जो होगा मित्रता पाठ, उसमें होगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी, यही आपके उपन्यासकार है। किस युग के? शुक्ल युग के। रामचंद्र शुक्ल, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ये आपका सही जवाब होगा। उन सभी ऑप्शनों में से चौथा ऑप्शन जो का कोई भी ऑप्शन होगा तो वो आपका सही जवाब हो जाएगा। ठीक, अब उसके बाद प्रश्न नंबर 3 की बात कर लेते हैं। नीड़ का निर्माण फिर किस विधा की रचना है? देखिए, नीड़ का निर्माण फिर दो आपको जानकारी होनी चाहिए। किसकी रचना है ये भी जानकारी होनी चाहिए, और किस विधा की रचना है ये भी जानकारी होनी चाहिए थी। देखिए, जो नीड़ का निर्माण फिर है ना, वो आत्मकथा विधा की रचना है। किस विधा की रचना? आत्मकथा विधा की, आत्मकथा विधा की रचना है। ठीक, और इनके जो लेखक हैं, जो रचयिता हैं, जो इसके लेखक हैं, रचनाकार है, वो हरिवंश राय बच्चन जी। कौन है? हरिवंश राय बच्चन। इनकी बहुत ही अच्छी जो आपकी बहुत ही मतलब नीड़ का निर्माण फिर और मधुशाला है, इनकी बहुत मतलब प्रसिद्ध एक तरीके से मान लीजिए कि रचनाएं हैं, बहुत ही अच्छी लगती है। ये कहानी भी इनका आपने सुनी होगी, इनका हरिवंश राय बच्चन जी के, जो कि मतलब जिनको कहते हैं कि हार की जीत, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, ये वाले भी इनकी है, हरिवंश राय बच्चन जी की। किनकी? हरिवंश राय बच्चन जी की। कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती, ये भी इनकी रचना है। बहुत ही अच्छी रचनाएं लिखते हैं, इनके बारे में भावुक हो जाता हूं जब इनके बारे में कुछ बोलता हूं। तो यहाँ पर देखिए, प्रश्न नंबर 4 क्या है? शेखवा एक इंटरव्यू किसके, मतलब इसके लेखक कौन है? के लेखक हैं, मतलब शेखवा एक इंटरव्यू है, ये नाम की कोई भी एक रचना है, मतलब एक कविता है या रचना है, कोई कहानी है, उसके लेखक कौन है ये बताना है। तो उसके लेखक जो है राजेंद्र यादव जी हैं। कौन है? राजेंद्र यादव जी की ये क्या है, इन्होंने लिखा है क्या? चेखवा एक इंटरव्यू। देखिए, यहाँ पे इंग्लिश में भी नाम दिखाई दे रहा है, इंटरव्यू लिखा हुआ है, तो इसको क्या कहेंगे? चेखवा एक इंटरव्यू के लेखक क्या है? राजेंद्र यादव जी हैं। शायद आपके लिए ये नया लगा हो तो इसको लिख लीजिए, क्योंकि 2023 के बोर्ड एग्जाम में ये पूछा गया था। ठीक, अब इसके बाद देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि ध्रुव स्वामिनी के नाटक
के रचनाकार। धुरसोमनी जो नाटक है, देखिए आपको ये भी बता दिया गया यहाँ पर कि धुरसोमनी क्या है, एक नाटक है, और नाटक के रचनाकार कौन है ये बताना है आपको। तो रचनाकार आपको जानते होंगे, इनके बारे में तो प्रसिद्ध है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इनकी एक ना एक रचना से जरूर पूछ लेगा आपके बोर्ड एग्जाम में, कभी भी चाहे जब भी हो, आपसे एक रचना जरूर पूछेगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी से। तो इस प्रकार ये हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अब देख लेते क्वेश्चन नंबर 6वें को। क्वेश्चन नंबर 6, देखिए 5 क्वेश्चन जो आते हैं शुरू शुरू के, वो आपके गद्य साहित्य के होते हैं। अब ये पद्य साहित्य के मिलेंगे आपको 5 से लेकर 10 तक के क्वेश्चन, जो कि आपके पद्य के साहित्य के होंगे। तो आपको घबराने की कोई बात नहीं, ये पद्य साहित्य के आपके क्वेश्चन होते हैं। तो यहाँ पे जो 6वां क्वेश्चन कह रहा है कि रीतिकाल की रचना। देखिए वैसे तो रीतकाल की बहुत सी रचनाएं हैं, पर यहाँ पे आपकी कवि प्रिया के बारे में ऑप्शन में दिया गया था, किसकी, कवि प्रिया के बारे में ऑप्शन में दिया गया था। ठीक, तो और भी मत बता देता हूँ आपकी इसकी रचना। इसकी रचना है रसकिया, मतलब रसियक, रसियक प्रिया। ठीक, क्या है, रसियक प्रिया भी है आपका, प्रेम चंद्रिका है, रामचंद्रिका है, आपको जानते होंगे रामचंद्रिका भी यही की रचना है। कौन सी, रामचंद्रिका, ये भी रचना क्या है, रीतिकाल की है। और आपने मतीराम सतसई भी जानते होंगे, मतीराम के बारे में, बिहारी, बिहारी सतसई, बिहार सतसई, मतलब जो भी है ये इनकी रचनाएं जो है रीतिकाल की। आपको ऑप्शन में कोई एक ना एक ऑप्शन दे देगा, उसको आपको क्या करना होगा, मार्क करना होगा। जरूरी नहीं है कि हमारे जो बताया जा रहा है यहीं पर से आए। कहने का अर्थ जो ऑप्शन में दिए थे उसमें 2023 की बोर्ड एग्जाम में, सभी की मतलब एग्जामों में, उनमें से मैं एक एक क्वेश्चन लिया हूं। तो वहां पर से जरूरी नहीं है कि ऐसा ही ऑप्शन देखने को मिल जाए, क्या पता आपकी बार ये दिया गया है तो अगली बार ये दिया जाए। जरूरी नहीं है कि एक ही प्रकार के कोई भी चीज दी जाए। तार सप्तक प्रकाशन का वर्ष है, मतलब जो तार सप्तक है वो कब प्रकाशित किया जाए, किस वर्ष से प्रकाशित किया गया, तो ये 1943 से आपका प्रकाशित किया गया, 1943 ईस्वी से। ठीक, अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8वां क्या कह रहा है, लोकायतन के रचनाकार। लोकायतन जो रचना है उसके रचनाकार क्या, देखिए आपने इसको पढ़ा भी होगा, आपकी खुद की पाठ्य पुस्तक में है ये लोकायतन नाम के, मतलब इनके कवि के बारे में एक क्या है, जीवन परिचय भी लिखना होता है। तो उसमें से आप पढ़े होंगे सुमित्रा नंदन पंत जी को, किनको, सुमित्रा नंदन पंत जी को। सुमित्रा नंदन पंत ही इनके क्या है, रचनाकार है, रचनाकार है किसकी, लोकायतन की। तो सुमित्रा नंदन पंत ही रचनाकार हैं इसके। तो आप देख लेते क्वेश्चन नंबर 9वां, बहुरी अकेला के रचनाकार हैं, बहुरी अकेला के रचनाकार हैं। तो यहाँ पे बहुरी अकेला के जो रचनाकार हैं वो आपके कौन से, अशोक वाजपेयी जी हैं। कौन है, अशोक वाजपेयी। ये भी आपके लिए नया हो सकता है, और क्वेश्चन तो आपने कहीं ना कहीं पढ़े होंगे, पर ये क्वेश्चन आपके लिए नया हो सकता है, वाजपेयी जी। तो इसको जरूर आप नोट डाउन कर लेना कहीं पर भी। तो अशोक वाजपेयी जी इनके क्या है, बहुरी अकेला के रचनाकार हैं। क्वेश्चन नंबर 10वां जो कि आपके पद्य साहित्य का लास्ट क्वेश्चन होगा, रीतिकाल किस समयावधि से माना जाता है। देखिए वैसे तो इसके लिए बहुत सारे मतभेद है, पर यहाँ पे जो सही मतलब मतभेद माना जाता है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा दिया गया था, वो 19वीं मतलब 17वीं शताब्दी से 19वीं शताब्दी मतलब विक्रम संवत तक। ठीक, विक्रम संवत से आपको ये दिया गया है, किसके द्वारा दिया गया, ये जो है किसके द्वारा दिया गया था, ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल देव जी के अनुसार इतना माना जाता है, विक्रम संवत तक। 17वीं से 19वीं, 1700 और 1900 के मध्य विक्रम संवत में, मतलब आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने इनको माना था, मतलब इतना ही माना गया। बाकी तो इसके लिए बहुत से मतभेद है, पर आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा यही माना गया। ठीक, अब यहाँ पे देखिए प्रश्न नंबर 11 क्या है। अब आपके व्याकरण के क्वेश्चन चालू हुए। ये आपके व्याकरण के क्वेश्चन कहाँ तक चलेंगे, 11 से लेकर 20 तक के सभी क्वेश्चन व्याकरण के ही होंगे। हास्य रस का स्थायी भाव क्या होता है। हास्य रस का स्थायी भाव आप जानते होंगे, हास्य होता है, इसमें कोई मतलब है नहीं है। हास्य या हर्ष कह सकते हैं आप इसके लिए, मतलब कोई भी खुशी होता है, आप ये भी कह सकते हैं। जो भी भाव आपके लिए आनंद होता है या उत्सव के लिए होता है, वो आपका हास्य रस होता है। ठीक, अब इसी प्रकार आपका एक करुण रस भी है, इसके बारे में भी जानकारी लेना चाहिए। करुण रस का स्थायी भाव क्या होता है। करुण का मतलब होता है दुख, दुख का मतलब होता है शोक भी आप कह सकते हैं, दुख कह सकते हैं, दुख क्या कह सकते हैं, दुख, और आप कह सकते हैं शोक। ठीक,
तो आप किसी भी प्रकार इसका मतलब स्थायी भाव बता सकते हैं। करुण रस का स्थायी भाव क्या होगा? दुख या शोक होगा। ठीक, अब प्रश्न नंबर 12 क्या कह रहा है, जो कि अलंकार से पूछा गया। पहले क्या जमाना था यार, जब हमारा टाइम था तो 2-2 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते थे। हास्य रस का स्थायी भाव और परिभाषा बतानी पड़ती थी, 2 अंक मिलते थे, पर अब ये सब 1 अंक के हो गए हैं। ये भी 1 अंक का हो गया है कि जो कि अलंकार है। जहां पर उपमेय में किसी उपमान के गुण से मतलब गुण धर्म के आधार पर समानता की जाए, वहां पर कौन सा अलंकार होता है? देखिए ये परिभाषा देकर आपसे अलंकार पूछ रहा है, कौन सा अलंकार होगा, जो कि बहुत गजब क्वेश्चन है ये क्वेश्चन मतलब इसमें भी बन सकता है, हास्य रस में भी ना होगा इसमें तो, और मतलब इसमें अलंकार में तो बनेगा। हास्य रस में कभी कभी उदाहरण दे करके आपको पूछेगा इसमें कौन सा रस प्राप्त हो रहा है, कौन सा स्थायी भाव है, ये भी पूछ सकता है। जरूर नहीं कि आपको ऐसा ही पूछा जाए, इसको बदलने का तरीका भी उसको आपको सीखना चाहिए कि अगर कोई अलग प्रकार से पूछ ले तो कैसे करेंगे, तो वो भी जानकारी होनी चाहिए थी। तो यहाँ पर जो आपका अलंकार है वो उपमा अलंकार है। देखिए उपमा ही तो अलंकार में ऐसा होता है कि जहाँ पर उपमेय में उपमान के गुणधर्म से मतलब समानता किससे की जाए? गुणधर्म से। यही आपका नोट डाउन पॉइंट है कि जब भी गुणधर्म की बात आएगी तो वहां पे उपमा अलंकार होगा, उपमा अलंकार होगा। आपको ये नोट डाउन कर लेना कहीं पर। तो यहाँ पर 12वां क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा वो उपमा अलंकार होगा। चलिए इसी प्रकार हम क्वेश्चन नंबर 13 के देख लेते हैं, जो कि आपके लिए ये इसी ग्रामर का ही क्वेश्चन होगा, क्योंकि 11 से लेकर 20 तक के सारे क्वेश्चन ग्रामर के होंगे, व्याकरण के होंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 13 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13वां में क्या है आपका कि 16 मतलब सॉरी रोला छंद के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती? देखिए रोला छंद में जो प्रत्येक चरण में यदि होगा सम जगह पे है, क्या है? सम स्थान पर है। सम स्थान का मतलब है 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, इस प्रकार के स्थान। देखिए चरण तो इसमें 8 होते हैं, इसमें कितने चरण होते हैं? इसमें 8 चरण होते हैं। ठीक, या एक सममात्रिक छंद होता है, ये भी जानकारी होनी चाहिए। कौन सा छंद होता है? सममात्रिक छंद होता है। और आपको इसके बारे में क्या जानकारी होनी चाहिए? इसके बारे में जानिए। सम स्थान पर 11 कितनी मात्राएं होती है? 11 मात्राएं होती हैं। और विषम स्थान पर क्या होती है? विषम स्थान पर 13 मात्राएं होती है। जैसे विषम स्थान में 1, 3, 5, इस प्रकार इसको और इसको दोनों को मिलाने के बाद जो एक लाइन में बनने वाली मात्राएं कितनी हो जाती? 24 मात्राएं होती हैं। आपको जो भी दिख जाए ऑप्शन में, मेरे हिसाब से तो यहाँ पे 24 मात्राएं वाला ही आपका ऑप्शन में दिया गया था। 24 मात्राएं आपको निशान कर देना है। सम स्थान पर 11, विषम स्थान पर 13 यति और उसका प्रयोग करके क्या कर देते हैं? 24 मात्राएं का प्रयोग हो जाता है। ये एक सममात्रिक छंद है, ये जानकारी होनी चाहिए थी, ये भी पूछ सकता है। और 8 चरण होते हैं, ये भी जानकारी होनी चाहिए थी। क्वेश्चन नंबर 14वां क्या कह रहा है? अनुग्रह। अनुग्रह शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग। उपसर्ग का मतलब होता है जो आगे जुड़ा हुआ। ठीक, अगर आपको 4 ऑप्शन दे दूं यहाँ पर मैं का नंबर में, इसमें जोड़ देता हूं आ, खा नंबर ऑप्शन मेरा दे देता हूं जिसमें मैं अनु दे देता हूं, और आपका गा नंबर दे देता हूं जिसमें मैं दे देता हूं ग्रह दे देता हूं, और घा नंबर आपको दे देता हूं कुछ नहीं। तो आपका इसमें सही जवाब क्या होगा ये बताइए सबसे पहले, या इनमें से कोई नहीं, आपको नानाबदीज कह सकते हैं। तो इसमें जो सही जवाब होगा वो आप आ को नहीं मान सकते, जबकि पता है कि उपसर्ग का मतलब आगे ही जुड़ना होता है, पर ये आ आपका सही जवाब नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अगर आ को हटा देंगे तो ये क्या होगा? नुग्रह है। नुग्रह नाम का कोई शब्द होता नहीं है, ये एग्जिस्ट नहीं करता। ठीक, तो ये गलत हो जाएगा। अब इसके बाद अनु हटाने पर ग्रह बचेगा, तो यही सही जवाब हो जाएगा। तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि अगर मैं किसी चीज का उपसर्ग हटा रहा हूं तो उसका कोई अर्थ निकल रहा है कि नहीं, हटाने के बाद नहीं निकल रहा, तो इसका मतलब वो क्वेश्चन आपका गलत हो गया है। आपने गलती में जल्दी में उसको गलत जगह पे मार्क कर दिया। ठीक, जैसे मैं अपमान कह दूं, अपमान, तो आप यहां से आ बस हटा देंगे तो पमान हो जाएगा। पमान का कोई अर्थ नहीं निकलता, तो आप हटना चाहिए, जबकि ऑप्शन में आपको आ भी दिया जाएगा। तो यही आपको ध्यान रखना है। ठीक, आप आई मतलब आई प्रत्यय जोड़कर कौन से शब्द बनाया जा सकता है? देखिए कौन कौन से, देखिए आपको 4 ऑप्शन में केवल एक ही दिया गया था, मैं आपको बहुत से बनाता हूं। आप इसे पढ़ाई कह सकते हैं, आप इसे लिखाई कह सकते हैं, जहां पर भी लास्ट में क्या आए? आई आए, बड़ा आ और बड़ी ई आए। पढ़ाई, लिखाई, मिठाई, खिलाई, पिलाई, आपको जो भी है, रुआई, हंसाई, जो भी आपको लग रहा है कि इसमें मिल सकता है, उसको आप कमेंट बॉक्स में रिपीट कर दिए। देखिए कोई गंदी बात नहीं लिखेगा यहाँ पे। तो यहाँ पर देखिए प्रश्न नंबर 16वां क्या है? पंचवटी में कौन सा समास है?
देखिए पंच का मतलब होता है पांच, आप जानते हैं। तो यहाँ पर आपको पंचवटी में क्या दिख रहा है, पांच दिख रहा है, तो इसलिए यहाँ पे कौन सा समास हो जाएगा, पांचवटी का मतलब पांच कुटियों का समूह जो होता है उसे पंचवटी कहते हैं। तो यहाँ पर पांच की गिनती की बात आ रही, तो यहाँ पर क्या होगा, द्विगु समास होगा। कौन सा समास, द्विगु समास होगा। द्विगु समास में ही संख्यावाचक पहला प्रधान होता है, ठीक। पहला पद संख्यावाचक, दूसरा पद आपका जो भी होगा, पर पहला पद आपका क्या हो जाएगा, संख्या जरूर दी गई होगी। जैसे चार राहों का समूह चौराहा, तो यहाँ पर भी आपको जानकारी हो गई होगी कि द्विगु समास होगा, क्योंकि चार संख्या में आ रहा है। त्रिभुज लिखा है तो मतलब तीन भुजाओं का समूह होता है, तो त्रि लिखा है, तीन मतलब लिखा है, तो ये भी जानकारी होनी चाहिए। तो चलिए अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 17 में, क्यों सूरज का तत्सम शब्द क्या होता है। सबसे पहले ये बताइए तत्सम तद्भव होता क्या है। देखिए तत्सम का मतलब होता है संस्कृत की भाषा में लिखा हुआ शब्द, संस्कृत की भाषा में लिखा हुआ शब्द क्या हो जाता है, तत्सम हो जाता है। जबकि तद्भव क्या होता है, किसी आम मतलब भाषा में लिखा हो, तो ये आम भाषा में लिखा, जबकि संस्कृत में इसे सूर्य बोलेंगे। तो ये आपको जानकारी हो जानी चाहिए कि तत्सम शब्द का मतलब होता है संस्कृत में लिखना उसको, ठीक। तद्भव का मतलब आम भाषा में कैसे लिखा जाता है, ठीक। ये जानकारी चाहिए। आप ये नहीं समझे कि शुद्ध अशुद्ध होता, शुद्ध अशुद्ध नहीं होता, ये सूरज भी शुद्ध है और ये भी शुद्ध है, पर ये संस्कृत भाषा का है, ये जानकारी होनी चाहिए आपको। अब यहाँ पे 18वां क्वेश्चन क्या है, स्वागतम का संधि विच्छेद करना है। स्वागतम का संधि विच्छेद करने के लिए इसे आपको क्या लिखना होगा, सुधन आगतम। क्या लिखना होगा, सुधन आगतम। क्या हो जाएगा, सुआगतम, ठीक, सुधन आगतम। तो ये आपका क्या हो जाएगा, स्वागतम हो जाएगा, संधि विच्छेद सही हो गया। अब यहाँ पे आपको क्वेश्चन नंबर 19वें और 20वें को देख लेना है। यहाँ पर आपकी ग्रामर से ही क्वेश्चन जो कि संस्कृत ग्रामर के होंगे, विभक्ति और वचन पूछे जाएंगे और बार बार आएंगे, ये लास्ट में ही आएंगे प्रश्न आपके। फलात शब्द के विभक्ति और वचन बताइए। फलात शब्द क्या है, सबसे पहले ये जानेंगे हम। फलात शब्द यहाँ पर जो फल का है एक शब्द रूप है, ठीक। इस शब्द के मतलब वो धातु रूप है, धातु रूप से क्या करेंगे हम, इसके क्या बताएंगे, विभक्ति बताएंगे। तो ये फलात शब्द जो होता है वो पंचमी विभक्ति में होता है। कौन सी, पंचमी विभक्ति में होता है। पहली बात, विभक्ति क्या होती है इसकी, पंचमी विभक्ति होती है, और इसका जो आपका वचन होता है ये एक ही वचन में होता है। कौन से वचन में, एक वचन है। ये आपको जवाब देना था, वहां पे निशान मारना था, पंचमी विभक्ति एक वचन। क्वेश्चन नंबर 20वां के हंसती शब्द का पुरुष और वचन बताइए। देखिए यहाँ पे जो पुरुष होगा वो आपका क्या हो जाएगा, प्रथम पुरुष हो जाएगा। कौन सा पुरुष, प्रथम पुरुष हंसत शब्द का। और आपका जो वचन हो जाएगा ये एक ही वचन में आता है, हंसती हंसता हंसंती। तो यहाँ पर क्या है, हंसती होता है, ये एक ही वचन होता है। और ये आपका वर्तमान काल का होता है, जिसे आप लट लकार कहते हैं। तो ये भी आपको जानकारी होनी चाहिए कि लट लकार का, ठीक। कौन सा वचन, एक वचन का है, प्रथम पुरुष का है। तो